हेलो एवरीवन। सो आज हम देखने वाले हैं प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस क्या है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे हम कि आपको किस तरह से उस क्वेश्चंस को लिखना है। तो ये चीज़ टोटल कवर कर लेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को, जो कि उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। चलिए देखते हैं। सो राइट द प्रोविजंस ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, या व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन। सो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो कि वुमेन्स के लिए बनाया गया है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो बिफोर द डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बेनिफिट दिया जाता है वुमेन को ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो बिफोर द डिलीवरी आफ्टर द अमेंडमेंट 12 वीक्स की लीव्स मिल सकती है, और आफ्टर द डिलीवरी 12 वीक्स की लीव मिल सकती है। और वो जो लीव्स है वो पेड लीव्स होती है। ओके, आपको पेड लीव्स मिल सकती है बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी दी जाती है। किसको? जो वुमेन है जो प्रेग्नेंट है, मैटरनिटी के अंदर है। और जो ये लेजिस्लेशन है उसका मेन एम है कि जो कंट्री का फ्यूचर है, जो चाइल्ड है, जो मदर के वूम में है, उसकी अच्छे से वो हो नरिशमेंट हो, उसको अच्छे से बड़ा किया जाए, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारी कंट्री का। तो ये था इंट्रोडक्शन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का। तो फर्स्ट मतलब जो रेगुलेट करना है डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड की जो डेवलपमेंट हो रही है मदर के वूम से लेकर, तो उसके बाद जो मतलब वो बॉर्न हो रहा है, उसके बाद मतलब कैसी ग्रोथ होंगी उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, ये इंश्योर करना वो काम है इस एक्ट का। और ये एक सोशल लेजिस्लेशन है, मतलब ये बेनिफिट ऑफ वुमेन के लिए बनाया गया है, प्रमोट करने के लिए सेफ्टी और हेल्थ किसकी? वुमेन की। मतलब वो उस वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन ना हो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनिटी और प्रेगनेंसी, बिकॉज क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी है कि उसको काम करना पड़ रहा है, तो उसको काम ना करना पड़े और पेड लीव्स दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा, या जो भी है फैक्ट्री ओनर या एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट ओनर या एम्प्लॉयर उसके द्वारा। और बेटर नरिशमेंट टू चाइल्ड, क्योंकि जो चाइल्ड है वही फ्यूचर है इंडिया का आने वाला। तो उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ये जरूरी है कि ये इंश्योर किया जाए कि उसको बेटर नरिशमेंट और जो केयर है, जो मदर की केयर है, वो अच्छे से मिले, ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के। तो आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, ओके। सो ये एक्ट कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है? तो फर्स्ट, ये एक्ट हर शॉप पर अप्लाई होता है। शॉप और एस्टेब्लिशमेंट जहां पर 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स काम करते हो। अगर वो 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयर्स का नंबर कम भी आ जाए इन कैलेंडर ईयर, तो वो जो है एक्ट वो स्टिल लागू रहेगा उस शॉप या एस्टेब्लिशमेंट पे। ऑल्सो इट अप्लाइज ऑन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्रीज। ओके, फैक्ट्रीज और गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो माइंस है, ऑयल प्लांटेशंस है गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किए हुए या जो गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, वहां पर भी ये एक्ट जो है एप्लीकेबल है। और उसके बाद सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जहां पर भी वो चाहे वहां पर ये एक्ट को लागू कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक्ट ऑल्सो अप्लाइड है बीड़ी और सिगार वर्कर्स पे जो काम करते हैं, और जो ये एक्ट ऑल्सो अप्लीकेबल है जो हावरली बेसिस पे काम करती है वुमेन्स, या फॉर एग्जांपल जो कि डेली वेजेस पे काम करती है, तो उनको भी ये एक्ट जो है एप्लीकेबल होता है। सो ये है एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। ओके, सेक्शन 4 किस बारे में? प्रोहिबिशन ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, कि मतलब वुमेन की जो काम कौन से उसको एम्प्लॉयर दे सकता है या कौन से एम्प्लॉयर उससे काम नहीं करा सकता, वो सेक्शन 4 में दिए हुए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। जो हेवी वेट के जो मतलब काम है, जिसमें हेवी वेट आपको उठाना पड़ता है, वो काम आप नहीं दे सकते प्रेग्नेंट वुमेन को। लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग जिस भी काम में हो सकता है, ऐसे काम भी आप वुमेन से नहीं करवा सकते, या ऐसे काम जिसके वजह से इंटरफेयर हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में या डेवलपमेंट ऑफ फीटस में, तो वो काम भी आप वुमेन से नहीं करा सकते। ओके, और आपको नोइंगली एम्प्लॉयर नोइंगली या अननोइंगली वुमेन को बिफोर 6 वीक्स
ऑफ डिलीवरी या मिसकैरेज एम्प्लॉय नहीं कर सकता किसी भी काम पर, और अगर आफ्टर 6 वीक्स या बिफोर 6 वीक्स दोनों भी केसेस में नहीं कर सकता। तो सेक्शन 4 ये बोलता है कि कौन कौन सी चीजें प्रोहिबिटेड है प्रेग्नेंट वुमेन को करने देने से एम्प्लॉयर के तरफ से। पेमेंट, राइट टू पेमेंट दिया गया है सेक्शन 5 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। ये क्या कहता है कि एवरी वुमेन जो कि मैटरनिटी से गुजर रही है उसको राइट टू पेमेंट है, पेड लीव वेजेस है, उसका अधिकार है हर वुमेन को जो प्रेगनेंसी में है, बिफोर डिलीवरी 12 वीक्स के लिए और आफ्टर डिलीवरी 12 वीक्स के लिए। मतलब टोटली ये अमेंडमेंट के बाद जब की गई है अमेंडमेंट इस एक्ट में रिसेंट, तो उसके बाद ये उसमें ऐड किया गया है। तो बिफोर 12 वीक्स, आफ्टर डिलीवरी और बिफोर डिलीवरी 6 वीक्स, ओके 12 वीक्स। तो पहले 6 वीक्स हुआ करता था, 6 वीक्स दोनों मिलाकर टोटल 12 वीक्स, अब 24 वीक्स दिया जाता है। नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो एक नोटिस देनी चाहिए रिटर्न फॉर्म में एम्प्लॉयर को जब मैटरनिटी मतलब क्लेम करने के लिए वो जो वुमेन है जो मैटरनिटी बेनिफिट का जिसको चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजंस या मैटरनिटी बेनिफिट जिसको चाहिए उसको एम्प्लॉयर को एक नोटिस देनी चाहिए इन राइटिंग, जो फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट के हिसाब से उस फॉर्म में होनी चाहिए वो नोटिस, और उस नोटिस में नेम मेंशन होना चाहिए जो नॉमिनी है उसका। इनकेस डेथ हो जाती है वो वुमेन की एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी, और उस नोटिस में ये जरूर कहा जाना चाहिए कि वुमेन जो है वो किसी अदर एस्टैब्लिशमेंट में काम नहीं करेंगी जब वो मैटरनिटी बेनिफिट रिसीव कर रही है एम्प्लॉयर से भी मैटरनिटी बेनिफिट रिसीव कर रही है और किसी अदर एस्टैब्लिशमेंट में भी काम कर रही है। इन केस उस टाइम पे फॉरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट किया जा सकता है वुमेन का, जितने दिन उसने उस एस्टैब्लिशमेंट पे काम किया है उतने दिन एम्प्लॉयर उसको मैटरनिटी बेनिफिट नहीं भी देगा तो भी चलेगा। इन केस अब ऐसे होता है कि मैटरनिटी बेनिफिट की नोटिस दे नहीं दी वुमेन ने, तो आफ्टर द डिलीवरी एज सुन एज उसकी डिलीवरी हो जाए उसको नोटिस देनी होगी, किसको, एम्प्लॉयर को। समझिए उसने अगर उसके बाद भी नोटिस नहीं दी तो उसके बाद फिर उसको स्पेसिफिक रीजंस मेंशन करने होंगे कि क्या वजह थी जिस वजह से मैटरनिटी की जो नोटिस थी क्लेम करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट की वो वुमेन ने नहीं दी, तब भी उसको बेनिफिट मिल सकता है, कि ऐसे नहीं है कि बेनिफिट नहीं ही मिलेगा। इन केस वुमेन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और आफ्टर द डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और आफ्टर द डिलीवरी बिकॉज ऑफ किसी इलनेस के, तो एट दैट टाइम जो नॉमिनी का नाम मेंशन किया गया था नोटिस में उस नॉमिनी को मैटरनिटी बेनिफिट का जो भी बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अगर नॉमिनी का नाम नहीं मेंशन किया गया है नोटिस में या नॉमिनी का नाम नहीं दिया गया है, एट दैट टाइम जो लीगल हेड्स है वुमेन के उसको मैटरनिटी बेनिफिट का जो भी है बेनिफिट वो दिया जाएगा। मेडिकल बोनस सेक्शन 8, ठीक है, सेक्शन 8 में मेडिकल बोनस दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के। तो जो भी वुमेन है जो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है वो इंटाइटल्ड है मेडिकल बोनस के लिए अल्सो। तो जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है इस एक्ट के हिसाब से जितना बोनस दिया जाना चाहिए मेडिकल बोनस, तो उस हिसाब से एम्प्लॉयर को देना चाहिए वो बोनस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के हिसाब से वो प्रेग्नेंट वुमेन को। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट मिसकैरेज। तो सेक्शन 9 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का बात करता है मिसकैरेज के बारे में। तो 12 वीक्स के पेड वेजेस देने चाहिए वुमेन को आफ्टर द मिसकैरेज इमिडिएटली, बट उसके लिए वुमेन को जो प्रोडक्शन ऑफ सच प्रूफ है कि मतलब मिसकैरेज हुआ है, उन्होंने मिसकैरेज करवाया नहीं है या इलीगल मीन्स का यूज़ नहीं किया है, उसका प्रूफ के बाद उसको दिए जाएंगे जो भी पेड वेजेस है 12 वीक्स के अगर मिसकैरेज होता है वुमेन का, वो दिया गया है सेक्शन 9 में। ओके उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 9A विच इज अबाउट ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन फैमिली प्लानिंग के लिए किया जाता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। सो सेक्शन 9A डील्स अबाउट ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन। ओके सो सेक्शन 10 स्पीक्स अबाउट लीव ऑफ इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ द प्रेगनेंसी। तो वो लीव ऑफ इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है? तो ऐसी लीव
जो कि मिसकैरेज, ट्यूबेक्टोमी, मेडिकल टर्मिनेशन या प्रीमेच्योर चाइल्ड बर्थ से अराइज हो रही है, उसे हम कहेंगे लीव ऑफ इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि सेक्शन 10 में दी गई हुई है। तो इन दैट केस 1 मंथ के पेड वेजेस आपको दिए जाएंगे और 1 मंथ तक आपको वो लीव ऑफ इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ है उसका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको प्रिस्क्राइब प्रूफ देना होगा एम्प्लॉयर को या जो भी अथॉरिटीज़ है, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ है उनको, कि ये जो है वो एक्चुअल लीव इलनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी है या ये कुछ और नहीं है। सो सेक्शन 11 जो है वो नर्सिंग ब्रेक्स के बारे में बात करता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का। अकॉर्डिंग टू इट 15 मंथ का जब तक चाइल्ड नहीं हो जाता तब तक उसको नर्सिंग ब्रेक्स देना कंपलसरी है एम्प्लॉयर के द्वारा, और नर्सिंग ब्रेक्स 2 होने चाहिए दिन में से। तो 2 बार वुमेन को टाइम दिया जाना चाहिए दिन में से कि वो जाकर वुमेन जो भी चाइल्ड है उसको अच्छे से नर्स कर सके और उसके अच्छे से टेक केयर कर सके और उसको अच्छे से न्यूट्रिशन दे सके। तो वो दिया गया है सेक्शन 11 में ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सो सेक्शन 12 स्पीक्स अबाउट डिसमिसल इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी वुमेन को जो कि मैटरनिटी बेनिफिट के तहत एडवांटेज ले रही है या बेनिफिट ले रही है उसको डिसमिस नहीं कर सकता उसके जॉब से ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और जब तक वो मैटरनिटी बेनिफिट ले रही है तब। सेक्शन 13 बात करता है नो डिडक्शन ऑफ वेजेस फ्रॉम द वुमेन जो कि पेड लीव्स का बेनिफिट ले रही है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। सो सेक्शन 30 टॉक करता है, बात करता है इसके बारे में कि एम्प्लॉयर जो वेजेस है उसमें से कटौती नहीं कर सकता, कि वुमेन जो है वो बहुत लाइट वेट का काम कर रही है, वुमेन जो है वो लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग का काम नहीं कर रही है, वुमेन जो है वो नॉट एट ऑल बिल्कुल काम नहीं कर रही है। किसी भी बहाने अगर एम्प्लॉयर जो है वो डिडक्शन इन वेजेस करता है तो एम्प्लॉयर को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे इस एक्ट के अंदर। जो भी प्रिस्क्राइब की गई है पनिशमेंट और फाइन एम्प्लॉयर को देना होगा, और क्योंकि एम्प्लॉयर बिल्कुल भी नहीं कर सकता डिडक्शन ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो सेक्शन 18 बात करता है फोरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। तो फोरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट कब किया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा, इन केस वो सेक्शन 18 में दिया गया है फोरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, तो इन केस अगर जो वुमेन है वो काम कर रही है किसी अदर स्टैब्लिशमेंट में, जब वो रिसीव कर रही है मैटरनिटी बेनिफिट एम्प्लॉयर के द्वारा, जब एम्प्लॉयर के द्वारा मैटरनिटी बेनिफिट रिसीव कर रही है साइमल्टेनियसली किसी और स्टैब्लिशमेंट में, ये एम्प्लॉयर के द्वारा वो पेड लीव, पेड वेजेस रिसीव कर रही है, एट द सेम टाइम वो वुमेन किसी और एम्प्लॉयर के पास काम कर रही है ये बेनिफिट रिसीव करते हुए, तो प्रोहिबिशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट तब किया जा सकता है। फोरफीचर ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट किया जा सकता है एम्प्लॉयर के द्वारा अगर वो किसी और के एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही है उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड के लिए उस वुमेन ने काम किया है। ठीक है, सिर्फ उतने टाइम पीरियड के, इतने से इतने टाइम पीरियड में के लिए काम किया है, तो इतनी मैटरनिटी बेनिफिट फोरफीचर नहीं की जा सकती, सिर्फ इतनी ही की जा सकती है। ओके, तो ये गया है सेक्शन 18 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो कि दिया गया है सेक्शन 23 के अंदर, तो उसके हिसाब से मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या कोई भी इंफीरियर कोर्ट नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेटेड, बट मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट से कोई भी छोटा कोर्ट जो हो, इंफीरियर कोर्ट हो, इस कॉग्निजेंस को ऑफेंस नहीं ले सकता। तो ये 2 ही कोर्ट्स जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का कॉग्निजेंस ले सकते हैं और इनसे हायर कोर्ट्स जो भी है। ठीक है, तो वो दिया गया है सेक्शन 23 में। हम देखते हैं पावर टू एग्जेम्प्ट इन सेक्शन 26 दी गई है। एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट कर सकती है किसी भी फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट, ऑयल प्लांटेशन, माइन को एग्जेम्प्ट इस एक्ट के इफेक्ट से, अगर वो चाहे तो, अगर वो सेटिस्फाइड हो कि ये करना ठीक है तो। व्हाट इज कंक्लूजन?
सो देखिए कंक्लूजन क्या है इस एक्ट का। सो ये एक्ट जो है वो बना है वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए। ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो बना है वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए, बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी। ठीक है, बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी, मतलब बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी इसमें प्रोविजंस है जो वेलफेयर ऑफ वुमेन के लिए काम करते हैं। इस जो एक्ट का है मेन ऑब्जेक्टिव है कि नरिशमेंट चाइल्ड को मिले अच्छे से, जो फ्यूचर है इंडिया का अच्छे से प्रॉस्पर हो, और जो चाइल्ड है उसे न्यूट्रिशन मिले, मदर की केयर मिले, इसलिए एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट बनाया गया है ताकि वुमेन्स जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो एट वर्क प्लेसेस, और वुमेन का जो मदरहुड का एक राइट है जो उन्हें नेचर ने दिया वो प्रोटेक्ट किया जा सके, और वुमेन को कोई प्रॉब्लम ना आए आफ्टर द मैरिज मदरहुड के राइट को एक्सरसाइज करने में। इसलिए ये एक्ट बना हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और ये एक्ट के कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो वुमेन के लिए बना हुआ है, एक प्रोविजन है जिसमें पेड लीव दी जाती है वुमेन को बिफोर और आफ्टर द डिलीवरी। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो हमने देखा इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा ऑब्जेक्ट में हमने देखा कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट का, कि जो फ्यूचर है इंडिया का उसे अच्छे से नरिशमेंट मिले और केयर मिले मदर की। हमने इंट्रोडक्शन में देखा ये एक सोशल और वेलफेयर लेजिस्लेशन है ये एक्ट। एप्लीकेशन में देखा फैक्ट्री में अप्लाई होता है ये एक्ट। एवरी फैक्ट्री, माइन, ऑयल प्लांटेशन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो, 10 या 10 से ज़्यादा लोग हो। प्रोहिबिशन में हमने देखा कि हेवी वेट नहीं उठा सकते, और उसके साथ साथ देखा हमने लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग नहीं कर सकते। राइट टू पेमेंट में देखा कि एवरी वुमेन के पास राइट टू पेमेंट है इस एक्ट के अंदर, उसको पेड लीव वेजेस मिलने चाहिए। कितने? 12 वीक्स बिफोर द डिलीवरी, 12 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। नोटिस में देखा कि उसमें रिटर्न होनी चाहिए, नॉमिनी का नाम होना चाहिए, और किसी और एस्टेब्लिशमेंट में वुमेन काम नहीं करेंगी वो उसमें लिखा होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा डेथ अगर इनकेस हो जाती है तो नॉमिनी या लीगल एयर को मिलेगा जो भी है बेनिफिट। उसके बाद मेडिकल बोनस कंपलसरी है देना एम्प्लॉयर को, एवरी वुमेन को जो इस एक्ट के अंदर आती है और उसको मैटरनिटी के अंदर बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद हमने मिसकैरेज में देखा कि अगर मिसकैरेज हो जाती है तो 12 वीक्स के पेड वेजेस मिल सकते हैं, वुमेन को मिलने चाहिए। उसके बाद हमने देखा ट्यूबेक्टोमी जो कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लाया गया था। उसके बाद हमने देखा इलनेस अराउजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी में आता है मिसकैरेज, प्रीमेच्योर बर्थ, और उसके बाद हमने देखा उसमें और आता है कि आपने मेडिकल टर्मिनेशन की तो वो भी उसमें आएगा। 1 मंथ मैक्सिमम मिलते हैं उसमें पेड वेजेस। और उसके बाद हमने देखा नर्सिंग ब्रेक्स दिन में से 2 होने चाहिए, और 15 मंथ्स का जब तक चाइल्ड नहीं हो जाता तब तक होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा नो डिसमिसल, मतलब डिसमिसल नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद हमने देखा डिडक्शन ऑफ वेजेस भी नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान। फोरफीचर जो है वो भी नहीं। फोरफीचर कब होता है? जब किसी और के एस्टेब्लिशमेंट में काम करे पैसे मिलते हुए। उसके बाद हमने देखा कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, तो 2 कोर्स हमने देखे। एक हमने देखा कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास और मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, ये 2 कोर्ट है, और इससे नीचे के कोर्ट इसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। उसके बाद हमने एग्जेम्पशन में देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है गवर्नमेंट है उनको सेटिस्फैक्ट्री लगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।